हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है इस मुद्दे के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम जो भी इंक्रोचमेंट्स वगैरह हैं या जो भी बेसमेंट्स हैं उनको यहाँ पे सील किया जा रहा है। देखो, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट पिछले 2 ढाई दिनों से बहुत एक लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, उन सभी को डेफिनेटली हमारी पूरी टीम की तरफ से सलूट है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो चीज़ें हैं सिर्फ आपके ओल्ड राजेंद्र नगर ही नहीं बल्कि करोल बाग रीजन, आपका पटेल नगर एंड इवन मुखर्जी नगर के बच्चों ने भी यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। एंड इवन मैं काफ़ी सारे बच्चे देख रहा हूँ, कोई चंडीगढ़ से, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, काफ़ी सारी अलग अलग जगह पे फोटोज आ रही हैं जो दिखा रहे हैं कि हमने सॉलिडारिटी के लिए बच्चों के साथ या बाकी फेलो एस्पिरेंट के साथ बिल्कुल पूरी तरह से खड़े हुए हैं। देखो, कल मैं भी था, बाकी और हमारे फैकल्टीज भी थे, तो एक जो चीज़ हमारे सामने निकल के आई वो यही थी कि थोड़ा सा ना हमें ऐसा नोटिस करने को मिला कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पे फॉर्म हो गए हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अगर सबकी डिमांड सिमिलर है तो कहीं ना कहीं अगर हम साथ में एकजुट होकर मिलकर अगर ये चीज़ करेंगे ना, तो डेफिनेटली इसका एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी देखो, जैसे जो इंपॉर्टेंट डिमांड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, प्लस एट द सेम टाइम जो बात करते हैं कॉम्पनसेशन की, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए हर चीज़ का, चीज़ों का प्रॉपर कंप्लायंस को फॉलो किया जाए, सेफ्टी नॉर्म्स मेजर प्रॉपरली होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है ना, उनको यहाँ पे हमें सुधारना पड़ेगा ताकि चीज़ें आगे फ्यूचर में कभी भी ऐसा जो दर्दनीय घटनाएं हुई है ये कभी आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। इसके साथ ही ना एक जो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ना सारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं यहाँ पर शासन के द्वारा, वो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन के रिएक्टिव नेचर को दिखाते हैं कि हाँ, अब डिमोलिशंस को हटा दिया जाएगा, इसको सील कर देंगे, उसको सील कर देंगे, ऑल दो स्टेप्स। पर ये सारी चीजें क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर रिएक्टिव। अगर यही चीजें प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाते, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट्स भी करी हुई थी कि हाँ, यहाँ पानी भर जाता है, यहाँ ये दिक्कत आती है, पर किसी ने पहले नहीं सुनी। अगर शायद यही चीजें पहले सुन ली गई होती, लोगों की कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन ले लिया गया होता, तो शायद जिन बच्चों ने आज अपनी जान गंवाई है, जिन परिवारों ने अपने घर के चिराग को खोया है, वो यहाँ पर आज ऐसी ऐसी सिचुएशन में आज ना होते। ठीक है, तो उम्मीद यही रहेगी कि आगे कभी ऐसा ना हो, प्लस एट द सेम टाइम जो फेयर डिमांड्स हैं उनको यहाँ पे मीट किया जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 30 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के बारे में। देखो, भारत और यूएसए के बीच में पहली बार कुछ आपका कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये साइन हुआ है। आखिर ये होता क्या है सर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या कुछ ऐसे स्टैचूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे क्वाइंस हो सकते हैं जो हमारे लिए एंटीक है, राइट। भारत की धरोहर कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक है ना। जैसे कॉइन्स कई बार होते हैं, कुछ स्टैचूज हो गया, कुछ जैसे गांधी जी के कुछ वस्तुएं हो गया, ऐसे कुछ भी, मतलब तो ये सारे हमारे एंटीक्स हुए। बिल्कुल ठीक बात है। अब कई बार ना इन सब चीजों की क्या करी जाती है, इलीगल ट्रैफिकिंग करी जाती है। इंडिया से या तो यूएस लेके जाया जाता है, यूएसए से इंडिया लेके आया जाता है, मतलब इलीगली होती है ये सारी चीजें। तो एक्चुअल में जो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है ना, वो इसी चीज को लिमिट करने की कोशिश करेगा, इसको कंट्रोल और इसको रोकने की कोशिश करेगा, ताकि जो भी इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इन सब चीजों का, उनका हम कहीं ना कहीं उनको सीज कर पाए, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड उनको वापस हम भारत लेकर आ पाए। दिस इज द कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इसके माध्यम से क्या होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी हो गया, टूरिज्म बढ़ेगा, एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन और बहुत सारे और बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दुनिया भर की अगर हम बात करें ना, तो ग्लोबल लेवल के ऊपर यूनेस्को की एक 1970 की कन्वेंशन हमें देखने को मिल जाती है, जो बात करती है इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इन सब चीजों को हम कैसे प्रोहिबिट एंड प्रिवेंट कर पाए, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 1970 की यूनेस्को कन्वेंशन का आर्टिकल 9 हमारे सामने है। प्लस G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक काशी कल्चर पाथवे हमें देखने को मिल जाता है, जो बात करता है कि कैसे साथ में मिलकर इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब ये तो बात थी ग्लोबल लेवल की। उसी तरह से मैं बात करूं ना, तो भारत ने भी यहाँ पर एक एक्ट बना रखा है, एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972। इसकी अगर हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, तो ये रोकता है कि ऐसे एंटीक्स को भारत से एक्सपोर्ट होने से। प्लस एट द सेम टाइम, मान लो कोई ऐसी चीज हमें दूसरे कंट्री में पता लग जाती है, तो एएसआई जो है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सामने वाले देश के साथ कोऑर्डिनेट करे एंड उस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से वो वस्तु या जो भी हमारा आर्ट फॉर्म है वहां पर चला गया है इलीगल ट्रैफिकिंग की वजह से, उसको हम यहाँ पे वापस लेकर आ पाए। अभी तक अगर हम बात करें पिछले लगभग 50 साल के अंदर ना, तो ऐसे 357 एंटीक्स हमने दूसरी कंट्री से यहाँ पर सक्सेसफुली एएसआई के माध्यम से रिट्रीव किए हैं। तो ये कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो इंडिया और यूएसए का हुआ है, आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक होगा 21st कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज के बारे में। अब एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज, तो दरअसल में ये जो एक्सरसाइज थी ये स्टार्ट हुई थी 2003 के अंदर एंड दो देशों ने इसको स्टार्ट किया था। बेसिकली ये मंगोलिया में होती है, ठीक है ना, मंगोलिया और यूएसए के बीच में यहाँ पर ये स्टार्ट हुई। तो उस समय क्या थी, ये बायलैटरल दो देशों के बीच में थी, पर यहाँ पर ओवर द टाइम यहाँ पे एक्सपैंड होता गया। अब ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन चुकी है एंड इस वजह से इंडिया भी यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। अभी ये जो एक्सरसाइज हुई है कहाँ हो रही है, आपकी उलान बटार मंगोलिया के अंदर, ठीक है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हमें ये देखने को मिल जाती है। ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का ये 21st एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर होता पता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो आए हैं, जो आपकी आर्म फोर्सेज आई हैं, वो पीस कीपिंग मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं ताकि आपस में डिफरेंट कंट्रीज कैसे इंटरऑपरेबल हो पाए, प्लस एट द सेम टाइम पीस सपोर्ट ऑपरेशंस को हम कैसे सपोर्ट कर पाए, ये सारी चीजें यहाँ पे करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी जगह के ऊपर जैसे चेक पॉइंट्स वगैरह नहीं लगाए जाते, वहां पे खड़े होके चेकिंग की जाती है, गाड़ियों की चेकिंग करी जाती है, कई बार सर्च ऑपरेशन करने होते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज इस एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसके माध्यम से देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, आपस में ब्रदरहुड बढ़ेगा डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एंड अच्छे रिलेशनशिप भी यहाँ पे बन पाएंगे। भारत की तरफ से जो कंटिजेंट गया है वहां पर आपको 40 पर्सनल देखने को मिल जाएंगे जो कि मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन से यहाँ पे मेजरली बिलोंग करते हैं। इसमें महिला भी है, ठीक है, दो एक महिला ऑफिसर एंड दो महिला सोल्जर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पीस की एबिलिटीज को आपस में कैसे इंप्रूव करना है, ये यहाँ पर इस कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज का पर्पस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दोस्तों गोलन हाइट्स के बारे में रहेगा। गोलन हाइट्स की ना आप थोड़ा लोकेशन की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में जो टॉपिक हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेबनान बेस्ड एक आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है हिजबुल्ला, राइट। हिजबुल्ला के द्वारा यहाँ पर ना गोलन हाइट्स के ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया है। ये रहा आपका गोलन हाइट्स वाला रीजन, ठीक है। अब दरअसल में ना गोलन हाइट्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। दरअसल में हुआ क्या, 1967 का ना एक बहुत फेमस वॉर है जिसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग जानते होंगे यार ये 6 डे वॉर के अंदर इसराइल की जीत हुई थी, है ना। तो इसराइल ने ना ये जो गोलन हाइट्स वाला रीजन था ये सीरिया से यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब सीरिया से यहाँ पे कैप्चर कर लिया तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो सीरियंस यहाँ पे रहते थे वो यहाँ से भाग कर चले गए। एक यहाँ पर एक लाइन बन गई आर्मिस्टिस लाइन जो होती है, ठीक है ना, बट मेजर पार्ट इसराइल ही कंट्रोल करता था। फिर 1973 का भी हमें वॉर पता होगा आप लोगों को। 1973 के अंदर भी सीरिया ने कोशिश करी थी इसको वापस से कैप्चर करने की, पर उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हालांकि थोड़ा सा लॉस यहाँ पे इसराइल फोर्सेस को हुआ था, पर सीरिया यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर 1981 के बाद तो ना इसराइल ने कंप्लीटली इसको अनेक्स कर दिया। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। तो गोलन हाइट्स अपने आप में ना बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन बन जाता है बिटवीन इसराइल एंड आपका जो सीरिया है, ठीक है। अगर एक दो पॉइंटर्स अगर आप इसके ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से समझोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पे फोकस करना, दिस इज व्हाट, दिस इज सी ऑफ गैलीली। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ से आपको जॉर्डन नदी देखने को मिल जाती है। तो जॉर्डन नदी है आपका सी ऑफ गलीली है इसके वेस्ट के अंदर, राइट। एंड इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना, अगर आप इस पोजीशन की मतलब इस एरिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझने की कोशिश करो तो यहाँ से ना दरअसल में क्या होता है, आप इस जगह को कैप्चर करने के माध्यम से डेमेस्कस पर नजर रख सकते हो। जो सीरिया की कैपिटल है ना बहुत अच्छे से गोलन हाइट से आपको विजुअल देखने को मिल जाती है। प्लस आप नोटिस करोगे जॉर्डन रिवर यहाँ से निकली, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके पूरा पानी सप्लाई करती है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एरिड एरियाज को। प्लस अगर मैं बात करूं अपने आप में गोलन हाइट्स वाले रीजन की, तो यहाँ पर जो है ना ये एग्रीकल्चर के लिए काफी सूटेबल है क्योंकि ये जो लैंड है अपने आप में काफी फर्टाइल देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है ना। 1800 किलोमीटर स्क्वायर का रॉकी प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जॉर्डन रिवर मैंने आपको बता दिया, सी ऑफ गैलीली आपको बता दिया, राइट, ये यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे। बाकी माउंट हरमन इसके नॉर्थ में देखने को मिल जाती है।
आपकी एक सीजनल रिवर है वादी अल रकाद रिवर, वो ईस्ट में, एंड यरमुक रिवर इसके साउथ में देखने को मिल जाती है। तो ये इसकी हिस्ट्री तो मैंने आपको साथ डिस्कस करी दी, सारी की सारी चीजें थी कि कैसे कैसे इसको कैप्चर किया गया, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है एडीपीसी के बारे में, दैट इज एशियन डिजास्टर प्रेपेयर्डनेस सेंटर। ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं टॉपिक क्योंकि इंडिया ने ना रिसेंटली इसकी चेयर को एज्यूम कर लिया है, 2024-25 के लिए इंडिया इसका चेयरमैन रहेगा। है क्या ये सर एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर? दरअसल में ना यहाँ पर आपको इसके 9 फाउंडिंग मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इंडिया तो है ही है, उसके अलावा 8 फाउंडिंग मेंबर्स आप देखिए, जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड देखने को मिल जाएंगे। अब जैसा नाम में ही है सर एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, कंट्रीज के नाम तो हमें पता लग गए, इनका पता काम क्या होता है कि आपस में कॉपरेशन के माध्यम से कैसे हमारा जो एशियन पैसिफिक रीजन है ना, उसके अंदर हम आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कर पाए, मतलब उसकी तरफ काम एफर्ट्स ले पाए, प्लस एट द सेम टाइम हम अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वो कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस हो, ताकि हमारी जो ओवरऑल कम्युनिटी है ना वो काफी हद तक सेफर फील कर पाए। राइट, दिस हैज बीन द पर्पस ऑफ एडीपीसी। जैसे आप यहाँ पे पढ़ पाओगे, सेफर कम्युनिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कवरिंग द एशियन पैसिफिक रीजन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको फाउंड किया गया था 1986 के अंदर। इस तरह से आपको ये ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको बैंकॉक थाईलैंड में देखने को मिल जाते हैं। राइट, एंड इसमें आप नोटिस करोगे कि डिफरेंट डिफरेंट आपकी बॉडीज हैं इसमें, जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो गया, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गया, एडवाइजरी काउंसिल है, रीजनल कंसल्टेटिव कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी मेन बॉडीज है जिसके माध्यम से ये यहाँ पे काम करता है। बाकी आप नोटिस करोगे 2018 के अंदर इसका हमें चार्टर इफेक्ट में आता हुआ देखने को मिल जाता है, जिसको सारे फाउंडिंग मेंबर्स ने रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक है, साउथ अफ्रीका न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो, साउथ अफ्रीका ने 2023 के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग लॉ लेकर आया था। अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बट आप इस पॉइंट को समझो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा ना एक एग्जाम्पल की तरह सेट किया जा रहा है कि कैसे कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज के ऊपर लॉज लाने चाहिए ताकि चीज़ों को हम टैकल कर पाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आजकल के टाइम के ऊपर बहुत बड़ी एक रियलिटी बन चुकी है, एंड लोगों की इसके मदद वजह से बहुत सारी जिंदगियां भी जा रही हैं। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से हुआ क्या है कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ग्रीन हाउस इमिशंस को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स क्या है, वो आपका कोल ही है। अब इतनी ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से मतलब क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज को अपने डोमेस्टिक लॉस के अंदर इंप्लीमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। सारे स्टेट्स और सारे सिटीज को यहाँ पे अपने क्लाइमेट चेंज रिस्क यहाँ पे देखने पड़ते हैं, एंड अकॉर्डिंगली मिनिस्टर्स को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि आप अपने टारगेट्स अचीव करिए। प्लस एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के लिए भी यहाँ पे आपके टारगेट्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं। तो दरअसल में ना इंडिया भी बहुत कुछ सीख सकता है कि हमारे भी यहाँ पे देखो, वैसे तो पर कैपिटा एमिशंस तो हमारे यहाँ कम ही है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो जैसे पोल्यूशन की मतलब वजह से हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, स्पेशली सर्दियों के दिनों में। आप दिल्ली का एग्जांपल देखते ही हो। तो इंडिया भी काफी कुछ इस तरह के लॉज से सीख सकता है, एंड हम भी आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी अच्छे लॉज आएंगे जो कि बहुत ज्यादा मदद करेंगे क्लाइमेट चेंज को अच्छे से टैकल करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है लिथियम डिपॉजिट्स के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लिथियम डिपॉजिट्स हमें मिले हैं कहाँ पे, कर्नाटका के मांड्या एंड यादगिरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब ये तो एक तो लोकेशन परस्पेक्टिव से पता होना चाहिए कि हाँ, मांड्या डिस्ट्रिक्ट, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाते हैं। बाकी लिथियम की अगर हम बात करते हैं ना, तो लिथियम अपने आप में एक सॉफ्ट आपको मेटल देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सिल्वरी व्हाइट कलर का आपको होता देखने को मिलता है, और ये नॉन फेरस है, बेसिकली आयरन आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलता। एंड आजकल तो इसके यूजेस जो है ना लिथियम के बहुत ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल रिचार्जेबल बैटरीज आपके मोबाइल फोन्स के लिए हो गया, लैपटॉप्स के लिए, डिजिटल कैमरास के लिए, एंड एनवायरनमेंट की जो बात करें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एट द सेम टाइम आपके हार्ट पेस मेकर जो कि एक नॉन रिचार्जेबल है, ऐसा थोड़ी कि रोज रोज करना है, आपके टॉयज हो गया, क्लॉक्स हो गया, उनके अंदर भी यहाँ पे इसके यूजेस डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। ये एक अपने आप में ना बहुत ही क्रिटिकल मिनरल हमारे लिए बन जाता है, ठीक है, क्योंकि देश की इकोनॉमी के लिए प्लस एट द सेम टाइम हमारी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए लिथियम का होना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जानते होंगे कि पिछले सालों के अंदर जो जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, रियासी रीजन है बेसिकली, वहां पर जो सलाल हेमना ब्लॉक है, वहां पर पहली बार हमें भारत के अंदर लिथियम डिस्कवरी देखने को मिली थी।
ओवर द टाइम अब तो जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है ना, इवन इसके अलावा भी कुछ कुछ एरियाज के अंदर हमें कुछ लिथियम के यहाँ पे रिजर्व्स हमें देखने को मिले हैं, पर अभी उसको मेजर लेवल के ऊपर हम अभी एक्सट्रैक्ट करना, अभी वहां पे अभी काफी टाइम लगेगा। इवन आपके गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर कुछ कुछ यहाँ पे एग्जांपल जरूर देखने को मिले थे, बट बहुत ज्यादा मेजर चंक नहीं है। मतलब स्पेशली जम्मू कश्मीर का तो मतलब मेजर डिस्कवरी थी, छत्तीसगढ़ का चंक भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे कि 5.9 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ बॉक्साइट कॉलम देखने को मिला था, जिसमें ठीक है ना, ये नंबर्स तो इतने आपको ध्यान में नहीं रखने, बट एक बेसिक आइडिया आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए लिथियम के बारे में। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने पीवाईक्यूज की तरफ। दो क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क के रूप में दूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पहला आपका मियां तानसेन जी के बारे में है, एंड दूसरा है आपका पत्तकिला एंड महात्रा के बारे में। तो ये क्या थे, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना आपके सामने पूछा गया है क्रोनोलॉजी के बारे में, ठीक है ना, तो आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, है कि नहीं। एक्चुअल में ना थोड़ा बहुत यहाँ पर ना आपको ऑप्शंस हेल्प कर सकती हैं। आप लोग ना देखो, जब भी एंशियंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री की तरफ मूव ऑन करते हो तो कुछ एक किंगडम्स के बारे में आप जानते होंगे। आप लोग ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल के बारे में आप लोग पढ़ते हो, तो थोड़ा सा आपको आइडिया एक तो वहां से भी हो सकता है कि यार जब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहास की, या हम इवन बात करते हैं पाल डायनेस्टी की, तो इनको हम काफी हद तक साथ साथ में पढ़ते हैं, राइट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो चोला पावर्स है वो आप जानते होंगे कि उनकी हम बात बाद में करते हैं, स्पेशली जो पुरंतका की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड ऑन द अदर हैंड जब हम बात करें पल्लवास की, तो ये दरअसल में तो ये 6वीं 7वीं सदी, मतलब 7वीं सदी के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक बेसिक आइडिया आपको जरूर हो सकता है कि यार स्टार्टिंग तो इससे होनी चाहिए, फर्स्ट के ऊपर तो ये आना चाहिए, एंड लास्ट के ऊपर आपकी ये 3 आना चाहिए। अगर इतना आपको एक आइडिया होगा ना, मैं नहीं कह रहा कि आपको हर चीज पता होगी, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, पर इतना जरूर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हिस्ट्री की अच्छी है तो आप इतना जरूर पहुंच सकते थे कि सर आंसर यहाँ पे या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। फिर आगे आपको थोड़ा डिटेल में अगर पता होता तब आप निकाल पाते। जैसे अगर आप मैं बात करूं, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो आपके पल्लवा डायनेस्टी थी महेंद्र महेंद्र वर्मन मन के अंतर्गत, तो वो यहाँ पे आपको 7th सेंचुरी के अंदर देखने को मिल जाएगी। गोपाल जी जो है, ठीक है ना, तो पाला डायनेस्टी की जो फाउंडिंग हुई है गोपाल के द्वारा, वो अराउंड 750 सीई के आसपास हुई है, राइट। राइट, इसको आप देख लेना, धर्मपाल भी साथ में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, तो किंग भोज आप नोटिस कर पाओगे, इनका टाइम पीरियड आप देख पाओगे, एंड चोलास का भी टाइम पीरियड। तो अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया होता ना, 2413 आपका ऑप्शन नंबर सी तक आप पहुंच सकते थे। अदरवाइज इतना जरूर था कि ऑप्शन बी और डी तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। बात करें दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा था कि कैसे साइज बदलता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम विलेजेस को इकट्ठा करते हैं, विलेजेस को इकट्ठा करके बढ़ता है परगना। परगना के ऊपर आपको सरकार देखने को मिल जाती है, मतलब सरकार यूनिट है बेसिकली। एंड उसी तरह से बहुत सारे इस तरह से सरकार जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम सूबा या महल बोल देते हैं। तो दरअसल में ना जो सूबा होता है वो आपका बड़ा होता है सरकार से, एंड सरकार बड़ी होती है आपके परगना से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इसके ना ये चीज ठीक कर लेना, ये उल्टा है, परगना छोटा होता है, सरकार उससे बड़ी, एंड सूबा सबसे बड़ा, तो इस तरह से ये चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आज का आपका होमवर्क रहेगा ट्रू फॉल्स के अंदर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने सवाल पूछे थे, एक था हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें आसियान के सेक्रेटरीट के बारे में, ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। प्राइवेट मेंबर बिल पिछली बार 1970 में पास हुआ था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। बेसिकली दोनों हाउसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।